नमस्कार सभी को। मेरा नाम प्रिया है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से मैं आप सबके सामने आई हूँ एडिटोरियल का ये सेगमेंट लेके। सबसे पहले तो आप सभी से मैं क्षमा चाहती हूँ, पिछले कुछ दिनों से ड्यू टू सम रीजंस मैं आप लोगों के लिए ये सेशन नहीं ला पा रही थी, लेकिन आज से फिर से हमने ये सेशन शुरू कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के, साथ ही जो भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फ्रेम किए जा सकते हैं। वो क्योंकि आपको आइडिया हो सके कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि आज के कौन कौन से मुद्दे हैं जो हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैंने ये तो बता दिया कि हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से एडिटोरियल सेगमेंट को डिस्कस करते हैं, ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट पहलू आपसे छूट ना जाए, है ना। तो शुरू करते हुए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आज हम बात करेंगे मृत्यु पर जीवन के बारे में, यानी कि मृत्यु दंड का उन्मूलन न्याय प्रणाली में किसी भी सुधार का मूल होना चाहिए। इस पे एक एडिटोरियल आया है और इसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। और हम डिस्कस करेंगे प्रस्तावित आपराधिक संहिता रक्षा कर्मियों को अधिक प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ये भी आपके इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर में आया हुआ इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। तो तीनों ही एडिटोरियल्स को विस्तार में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो एडिटोरियल सेगमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, थोड़े से लंबे होते हैं, क्योंकि आप लोगों को एडिटोरियल्स को डिटेल में समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका स्टैटिक पोर्शन प्लस करंट अफेयर्स में जो घटनाएं, जो मुद्दे चल रही हैं, वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और हर एक चीज़ को प्रॉपरली समझने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। चलिए, शुरुआत करने से पहले आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन है। फाउंडेशन बैच 2025 शुरू होने वाला है। स्टूडेंट्स, अगर आप भी 2025 का टारगेट कर रहे हैं, आपका लक्ष्य है 2025 में आईएएस अधिकारी बनना, तो हम आपके साथ खड़े हैं। आपका सफ़र अभ्यर्थी से अधिकारी बनने तक का हम पूर्ण कराएंगे। तो आप ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट और हर एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा। साथ ही स्टूडेंट्स प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी 26 नवंबर को आप सभी के लिए एक स्कॉलरशिप शुरू किया जा रहा है। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में आप जो है कई सारे गिफ्ट वाउचर्स जीत सकते हैं। मैकबुक और लैपटॉप्स भी आप जीत सकते हैं स्टूडेंट्स। कई सारे लकी ड्रॉज को बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट्स भी जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही स्टूडेंट्स ऑप्शनल बैचेस भी आप लोगों के लिए शुरू कर दिए गए हैं। तो जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको आप चुन सकते हैं। यहाँ पे ईएमआई ऑप्शंस भी आपके लिए अवेलेबल हैं। इन केस आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें एक रेफरल कोड का ऑप्शन आता है। उस रेफरल कोड पे PRIYA30 ये कोड डालने से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए, आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं और बात करते हैं मृत्यु पर जीवन के बारे में। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी
कि ये जो टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो है राजनीति और शासन। चर्चा करते हैं कि इस टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, सबसे पहली जो पॉइंट है वो ये है कि ये बेहद निराशाजनक है कि जिस संसदीय समिति ने आईपीसी की जगह लेने वाले प्रस्तावित आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की जांच की थी, उसने मृत्युदंड को खत्म करने की सिफारिश नहीं की है। इसके बजाय उन्मूलन पर विशेषज्ञों और न्यायविदों की दलीलों के बावजूद भी गृह मामलों की स्थायी समिति ने एक नरम सिफारिश करने का फैसला किया है। ये जो मामला है इसको सरकार पर विचार करने के लिए छोड़ दिया जा सकता है कि सरकार इस पे सोचे समझे और इस पे जो भी स्टेप जो है लेना है उसके बारे में विचार करे। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो इस रिमार्क तक ही सीमित है कि उसने समझ लिया है कि मौत की सजा के खिलाफ एक भावुक तर्क का कारण ये है कि न्यायिक प्रणाली दोषपूर्ण हो सकती है और एक निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से मौत की सजा देने को रोका जा सकता है। स्टूडेंट्स, कई बार आप ऐसा देखते हैं कि जो दलीलें होती हैं, जो डिस्कशंस होते हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या फिर जो फैक्ट्स पेश किए जाते हैं कानून के सामने, कानून उसी के हिसाब से फैसला सुनाती है और इसी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से मौत की सजा देने से ये जो कानून है ये रोका जा सकता था, इसके जरिए इसको रोका जा सकता था। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मामले की तह तक जाते हैं। हालांकि जो डोमेन विशेषज्ञ हैं उनके पैनल के समक्ष कुछ प्रेरक प्रस्तुतियां दी गई थी। कौन कौन सी प्रस्तुतियां थी ये, इनको भी जान लीजिए। ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा था स्टूडेंट्स? ट्रायल कोर्ट के द्वारा मौत की सजा देने के मामले बढ़ रहे थे, जबकि यदि सांख्यिकी रुझानों की बात करें तो इनसे ये पता चला कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय मृत्युदंड से दूर जा रहा है। सामाजिक वैज्ञानिकों ने प्रदर्शित किया है कि इसका कोई भी निवारक प्रवाह नहीं है और साथ ही वैश्विक राय इसके उन्मूलन के पक्ष में भी हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि न्यायालय ने 2007 से 2022 तक केवल 7 लोगों को मौत की सजा सुनाई है, जबकि 2023 में सभी मौत की सजाएं जो है या तो रद्द कर दी गई थी या फिर आजीवन कारावास में उनको बदल दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वे दुर्लभतम मामले यानी कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस जो होते हैं, जिसमें कुछ स्पेसिफिक क्राइम्स होते हैं जिनके लिए मौत की सजा इंसान को सुनाई जाती है, ये सजाएं उसके अंतर्गत नहीं आते थे। जो अपराध थे वो उन सजाओं के अंतर्गत नहीं आते थे, इसलिए इन सजाओं को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। स्टूडेंट्स, तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कि डेथ पेनल्टी यानी कि मृत्यु दंड आखिर क्या होता है। देखिए, मृत्यु दंड को कैपिटल पनिशमेंट भी कहा जाता है। ये एक अपराधी को किसी भी आपराधिक अपराध के लिए अदालत के द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद फांसी की सजा इसमें दी जाती है। अब ये किस तरह की स्थिति को सामने लाता है? भारत में यदि हम मृत्यु दंड की बात करें तो वार्षिक सांख्यिकी 2012 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी कि एनएलयू दिल्ली की परियोजना 39A की एक रिपोर्ट है। ये जो परियोजना है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A से प्रेरित है, जो कि ये कहता है कि राज्य को आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को दूर करके सामान्य न्याय
और समान अवसर के मूल्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि 2022 में भारत में सत्र न्यायालयों यानी कि जो सेशन कोर्ट्स होते हैं उन्होंने 165 मौत की सजाएं दी। वही अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य में मौत की जो सजा पाने वाले दोषी हैं उनकी संख्या सबसे अधिक थी, जिसमें 32 को 2022 में सजा सुनाई गई थी। साथ ही स्टूडेंट्स इसके बाद गुजरात का नंबर आता है जिसमें 61 लोगों को सजा सुनाई गई और फिर झारखंड का नंबर आता है जिसमें 46 लोगों को जो है सजा सुनाई गई। तो गुजरात 61वें स्थान पर है और झारखंड 46वें स्थान पर है इस पर्टिकुलर जो है सजा के मामले में। आगे चलते हुए मैं ये भी बताना चाहूंगी कि 2022 में निचली अदालतों के द्वारा जिन मामलों में मौत की सजा दी गई थी उनमें से अधिकांश यानी कि उनमें से 51.28% मामले यौन अपराध से जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं और थोड़ा सा और डिटेल में इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहूंगी। आप इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में देख सकते हैं कि 2016 से लेके 2022 तक का जो डेटा दिया गया है कि किस पर्टिकुलर ईयर में कितना मौत का सजा सुनाया गया या फिर वो कितना इंक्रीज हुआ उसके बारे में ये जो है आपको डेटा दर्शाता है। साथ ही मैं आपको एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगी। अब ये जो डेथ पेनल्टी है स्टूडेंट्स उसके क्या प्रावधान हैं। सबसे पहले तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302 के अनुसार यदि देखा जाए तो इसके तहत हत्या करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता है। वही अगर आईपीसी की धारा 194 में देखा जाए तो मृत्यु दंड का उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा आईपीसी की धारा 194 में मृत्यु दंड का उल्लेख किया गया है। ठीक है, वही अगर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की बात करें तो इसमें धारा 354 क्लॉज 5 में कहा गया है कि जब किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती है तो फिर सजा में ये निर्देश दिया जाएगा कि उसे तब तक गर्दन से लटकाया जाए जब तक वो मर ना जाए। ठीक है, तो ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 354 क्लॉज 5 में लिखा गया है। साथ ही स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। मृत्यु दंड के अंतर्गत जो दंडनीय अपराध है वो कौन कौन से हैं ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहला अपराध है उग्र हत्या करना, दूसरा है मृत्यु में किए जाने वाले अपराध, या फिर तीसरा विश्वासघात या किसी के साथ जासूसी करना, चौथा इसके अंतर्गत आता है आतंकवाद से संबंधित अपराध और चौथा सैन्य अपराध भी इसमें शामिल है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए आपके लिए ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि संविधान के तहत प्रदत्त सुरक्षा क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 72। राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को कम करने का अधिकार होता है, जहां पे सजा मौत की सजा होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रखिए। अगर मेंस में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप इस आर्टिकल को मेंशन जरूर कीजिएगा। साथ ही आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें आर्टिकल 161 की, तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को राज्य के कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को कम करने का अधिकार भी देता है।
साथ ही स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और आर्टिकल है इम्पॉर्टेंट आपके लिए, वो है आर्टिकल 21, जो कि ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या फिर उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो मैंने आप लोगों को बताया। आई होप आपको टॉपिक प्रॉपरली समझ में आया। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि मृत्यु दंड यानी कि डेथ पेनाल्टी को समाप्त कर देना चाहिए या फिर संगीन जुर्म के लिए इसे कंटिन्यू रखना चाहिए? आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए अब इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस आप सभी के स्क्रीन के सामने हैं, इसे एक बार प्रॉपरली पढ़ने का कोशिश कीजिए और याद कीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें इस आर्टिकल में हमने आज डिस्कस की। घर पे बैठ के इस क्वेश्चन का आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने क्वेश्चंस प्रॉपरली पढ़ लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक का। अगला टॉपिक है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रिकॉर्ड जो है वो उच्च स्तर पर पहुंच गया है। बात करेंगे इस पूरे के पूरे टॉपिक के बारे में, साथ ही ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, इसका क्या परिणाम हो सकता है, इसके इम्पैक्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 3 का टॉपिक है, जिसके अंदर संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट या फिर पर्यावरण का प्रभाव आकलन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर या टॉपिक्स के ऊपर आपसे सवाल किए जा सकते हैं। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जलवायु परिवर्तन पर दुबई में 30 नवंबर से होने जा रही यूएन से जुड़े पक्षकारों की 28वीं कॉन्फ्रेंस यानी कि COP 28 से पहले संगठन के ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन ने ये संकेत दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि दर में पिछले साल और दशक के औसत से कुछ कमी आई है, लेकिन ऐसा कार्बन चक्र की वजह से हुआ है। अब पूरा मुद्दा क्या है उस पर चर्चा करना हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताऊं आपको कि शुरुआती औद्योगिक काल यानी कि 1850 से लेके 1900 के मुकाबले यदि 2022 का डेटा देखा जाए तो उसमें कार्बन का जो स्तर है स्टूडेंट्स वो 50% से अधिक पाया गया है। औद्योगिक गतिविधियों से जो नए उत्सर्जन हैं वो भी बढ़े हुए हैं, ऐसा देखने को मिला है। मीथेन और नाइट्रिक ऑक्साइड का जो स्तर है स्टूडेंट्स वो 2021 के मुकाबले 2022 में बढ़ा हुआ दिखा है। ठीक है, तो ये रिसेंट डेटा है जो हमारे सामने आया है, लेकिन हमारा देश जो है वो अब भी गलत दिशा में जा रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट ने कहा है। कैसे, वो हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके तहत मैं बताना चाहूंगी कि WHO सचिव का ये कहना है कि दशकों से मिल रही वैज्ञानिकों की जो तमाम चेतावनियां हैं उसके बावजूद, जलवायु कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट्स आदि के बावजूद ग्रीन हाउस गैसों का जो मौजूदा उत्सर्जन स्तर है स्टूडेंट्स वो पृथ्वी के तापमान को बहुत ही ज्यादा बढ़ाता जा रहा है। हम अभी भी गलत दिशा में जा रहे हैं,
इसका परिणाम ये हो सकता है कि हमारी पूरी पृथ्वी पे जो गर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती है, बाढ़ आ सकता है, कई सारी नेचुरल कैलामिटीज आ सकती हैं, है ना, हिमालय पिघल सकता है, समुद्र स्तर जो है वो बढ़ सकता है और हमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग जो है वो घटाना होगा, ऐसा WHO सचिव ने कहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए डिस्कस करना जरूरी है कि ग्रीन हाउस गैसें, उनकी मौजूदगी, उनका असर और प्रेजेंट में हालात क्या हैं। तो अमेरिकी समुद्र व वातावरण अध्ययन प्रशासन के अनुसार यदि देखा जाए तो 1990 से 2022 तक ग्रीन हाउस गैसों की वातावरण में गर्मी बढ़ाने की कुल शक्ति जो है वो 49% बढ़ चुकी है। कार्बन की शक्ति में 78% इजाफा हुआ है और साथ ही संगठन की यदि बात करें स्टूडेंट्स, तो संगठन के अनुसार ये जो गैसेस हैं इनकी मौजूदगी, असर व हालात कुछ इस तरह से दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले बात की गई है कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उन सब की मौजूदगी कितनी है, उन सब का कितना असर है और प्रेजेंट सिनारियो में क्या हालात देखा जा रहा है, इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों में अगर इसका हिस्सा देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा है 50%, और गर्मी बढ़ाने में इसका जो योगदान है स्टूडेंट्स वो कितना है, वो है 64%। हर साल इसके कुल उत्सर्जन में यदि देखा जाए तो उसमें से 25% समुद्र और 30% जो है जंगल सोख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मीथेन के बारे में। स्टूडेंट्स यदि मीथेन की यहाँ पे बात की जाए तो ये वातावरण में एक दशक तक बनी रहती है। गर्मी बढ़ाने में इसका जो योगदान है वो 16% का होता है। 40% जो मीथेन है वो प्राकृतिक स्रोत जैसे कि वेटलैंड व दीमक आदि से दीमक वगैरह होते हैं, और 60% जो मीथेन है वो मानवीय गतिविधियां जैसे कि धान की खेती हो गया, है ना, उसके बाद जीवाश्म ईंधन हो गया, उत्खनन हो गया, है ना, पराली हो गया, या फिर अन्य जो जैविक सामग्री जलाने से पैदा होने वाली चीजें हैं उसमें इसका 40% का योगदान होता है स्टूडेंट्स, है ना। साथ ही अब बात कर लेते हैं नाइट्रस ऑक्साइड की। अब देखिए ये ग्रीन हाउस के साथ ओजोन को क्षति पहुंचाने वाली गैस भी होती है। गर्मी बढ़ाने में यदि इसका योगदान देखा जाए तो वो जो है 7% का है। इसका 60% उत्सर्जन समुद्र, मिट्टी, बायोमास और जंगल जलाने, और बाकी जो बचा हुआ 40% है उसका उत्सर्जन जो मानवीय गतिविधियां हैं जैसे कि रसायन युक्त खाद हो गया या फिर औद्योगिक गतिविधियां हो गया, उनसे इसका जो है जुड़ाव रहा है। साथ ही स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए यदि हम बात करें ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में तो क्या होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। देखिए आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ग्रीन हाउस गैसेस ऐसे गैसेस होते हैं जो तापीय आवर्त जो है तरंग दैर्घ्य पर विकिरणीकरण ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और उत्सर्जित करते हैं, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्राथमिक GHGs कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, मीथेन यानी कि CH4, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O और ओजोन यानी कि O3 ये हैं जिनके बारे में अभी अभी हमने डिस्कस किया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज किया जो है ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये क्या होता है ये भी जान लीजिए।
देखिए यहाँ पे यदि हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है इसकी चर्चा करें, तो वो एक तरह का प्राकृतिक प्रक्रिया होता है स्टूडेंट्स, जिसके द्वारा किसी भी ग्रह या फिर किसी भी उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि कर देती हैं। इन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प आदि शामिल होते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब आपने ये समझ लिया कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उसका क्या प्रभाव होता है। देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं हम बचपन में एनसीईआरटी बुक्स में पढ़े होते हैं और कहीं ना कहीं यही वजह है कि आपको हमेशा कहा जाता है कि एनसीईआरटी बुक्स यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है वो एनसीईआरटी बुक्स में आप बचपन में पढ़े होते हैं, उसका बेस वहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट से जान लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का क्या प्रभाव होता है। सबसे पहला प्रभाव है स्टूडेंट्स ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, हाल के दिनों में आप सुन भी रहे होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी जगहों पे कई सारा नुकसान जो है झेलना पड़ा है। तो ग्लोबल वार्मिंग की यदि बात करें तो ये ग्रीन हाउस गैसेस का एक मुख्य और हानिकारक प्रभाव है, जिसके कारण हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी जो है उसका तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। सोचिए, जिससे जलवायु में लगातार परिवर्तन देखने को मिला है। न्यूज़ में हमें आए दिन ये सब खबरें देखने को मिल रही हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है स्टूडेंट्स ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण को कई तरीके से नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि जमीन को बंजर बनाना, बर्फ पिघलने में वृद्धि करना, समुद्र जल तल में वृद्धि करना इत्यादि, जिससे हमारा जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है स्टूडेंट्स। तो ये इसका पहला प्रभाव है। इसके दूसरे प्रभाव की यदि हम बात करें तो वो है ओजोन परत को क्षति। मुझे याद है एनसीईआरटी बुक में हमने ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा था, आपने भी ज़रूर पढ़ा होगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ओजोन परत जो होती है स्टूडेंट्स, वो हमारी पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, जो कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं, यूवी रेज होती हैं, उनको पृथ्वी तक आने से रोकती हैं। परंतु ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनकी वजह से ये जो परत है, ये जो लेयर है, ये अब धीरे धीरे क्षय हो रही है, अर्थात हमारा कवच धीरे धीरे टूट रहा है, जिसकी वजह से हमारे ग्रह और मौजूदा जो जीवन है उसके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जा रहा है। अब ये जो किरणें होती हैं स्टूडेंट्स, इसके कारण बहुत से रोग हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर, त्वचा रोग इत्यादि। इस तरह के रोग फैल सकते हैं। वायुमंडल में मौजूद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन परत क्षय का मुख्य कारण है, जो कि स्वल्स और स्प्रे एरोसोल, साथ ही रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर द्वारा वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए यदि हम बात करें इसके तीसरे प्रभाव की, तो वो है धुआं और ओजोन प्रदूषण। जमीनी स्तर पर यदि देखा जाए तो ओजोन धुएं का एक प्रमुख घटक है, जो कि एक वायु प्रदूषण है, जो मनुष्य और पौधों दोनों के लिए खतरनाक होती है। दुनिया भर में कार्डियोफ्लेरोमेनरी से होने वाली जो मौतें हैं उसके लिए जिम्मेदार ओजोन को ही माना गया है। महासागर अम्लीकरण की भी बात करना इसमें बेहद जरूरी है।
ग्रीन हाउस गैसों के कारण महासागरीय जल जो है वो लगातार अम्लीकरण हो रहा है, जो इन महासागरों में उपस्थित जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद जो ऑक्सीजन है उसका 70 से 80% इन्हीं महासागरों में समुद्री पौधों में जाता है, और ये अम्लीय जल इन पौधों के लिए हानिकारक है स्टूडेंट्स। केवल समुद्री जीवन ही नहीं बल्कि ये अम्लीय जल पृथ्वी पर मौजूद जीवन के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। तो ये सारे प्रभाव थे जो ग्रीन हाउस गैसेस से हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए यदि हम प्रश्न की बात करें तो इस टॉपिक से रिलेटेड इस तरह का प्रश्न कुछ फ्रेम किया जा सकता है आपके एग्जाम के लिए। आपके स्क्रीन पे है, आप एक बार गो थ्रू करिए, प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। देखिए, सबसे ज्यादा यूपीएससी में आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है, और कहीं ना कहीं यही कारण होता है जिसमें लोग ज्यादा स्कोर कर लेते हैं। कई बार बड़े क्वेश्चन को देख के स्टूडेंट्स बहुत घबराते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। एक बार आप गो थ्रू कीजिए, समझिए और घर पे बैठ के इसका आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने क्वेश्चंस को प्रॉपरली पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आज के एक और टॉपिक की। तो ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसमें हम बात करेंगे प्रस्तावित आपराधिक संहिता रक्षा कर्मियों को अधिक प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, राजनीति और शासन से संबंधित है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे गृह मामलों की स्थायी समिति जिसने प्रस्तावित 3 नए आपराधिक कोड जो है ऑब्जर्व किया है, जिसके अंदर भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस विधेयक 2023, बीएनएस विधेयक 2023 और गृह मामलों की स्थायी समिति जो प्रस्तावित 3 नए आपराधिक कोड जिसके अंदर भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 की जांच कर रही है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स इसके तहत हम बात करेंगे आपराधिक कानून और न्याय प्रणाली के लिए ये जो 3 नए कोड हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, पहला जो कोड है वो है भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 यानी कि बीएनएस 2023। दूसरा जो कोड है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएस विधेयक 2023। और तीसरा जो कोड है स्टूडेंट्स वो है भारतीय साक्ष्य यानी कि बीएस विधेयक 2023। और ये तीनों ही कोड्स जो है वो किसका स्थान लेंगे? वो स्थान लेंगे भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 और क्रमशः भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तो ये तीनों जो नए आपराधिक कोड हैं वो जो पुराने आपराधिक कोड थे उनका ये स्थान ले लेंगे। जानेंगे पूरा का पूरा क्या डिटेल है इसके तहत और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सशस्त्र बलों को अधिक प्रतिरक्षा कैसे दी जाती है, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगी कि सशस्त्र बलों के कर्मियों को छूट क्योंकि केंद्र या फिर राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना डिप्यूटी के दौरान किए गए कार्यों के लिए उनके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके तहत पहली जो है पॉइंट है जिसमें ये कहा गया है कि सशस्त्र बलों के कर्मियों को छूट दी जाएगी क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना
ड्यूटी के दौरान जो कार्य किए जाते हैं उनके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं होगा। दूसरा इसमें पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, वो ये है कि CRPC पहली बार 1898 में पेश की गई थी और बाद में 1973 में संशोधित की गई, जो कि सशस्त्र बलों के सदस्यों को केवल गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करती है और इसमें आपराधिक मामला दर्ज करने से संबंध में कोई शर्त नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें थर्ड पॉइंट है। आगे बढ़ते हुए अगर हम चर्चा करें अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो वो ये है कि वर्तमान में अस्तित्व में जो CRPC चल रही है वो ये कहती है कि केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त करने के अलावा संघ के सशस्त्र बलों के किसी भी सदस्य को अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी भी काम के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि सशस्त्र बलों का मतलब देश की थल सेना, नौसेना और वायुसेना से है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी कि AFSPA का कौन कौन सा पूरक है, जिसके तहत सबसे पहले हम बात करेंगे प्रस्तावित प्रावधान जो है वो सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी कि AFSPA के अतिरिक्त होगा, जो कि और शांत क्षेत्रों में तैनात जो सशस्त्र बलों के कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या फिर मारने और बिना वारंट के किसी भी परिसर की तलाशी लेने की बेलगाम शक्ति देता है और केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना ही अभियोजन और कानूनी मुकदमे से सुरक्षा भी प्रदान करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। साथ ही यहाँ पे वर्तमान में एफ्स्पा असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और पूरे जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में लागू है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए यदि हम बात करें कि ये जो विशेष कानून है इसके तहत शक्तियों का अधिक्रमण कैसे है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी BNS और FSP, एक सेकेंड, ओके यस, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि BNSS और AFSPA के तहत यह जो प्रावधान है ये विशेष कानूनों और शक्तियों के अंतर्गत आता है, जिसमें विशेष कानून सामान्य आपराधिक प्रक्रियाओं का स्थान लेते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स ये जो विशेष कानून है इसमें आतंकवाद विरोधी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी कि मकोका भी शामिल हैं। तो ये दोनों ही अधिनियम इसमें शामिल है, इनको आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि ये जो खास इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा रही है इस पर सवाल आखिर क्यों उठाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि नागालैंड का हालिया उदाहरण, जहाँ पे हमने देखा रक्षा मंत्रालय ने गलत पहचान के कारण दिसंबर 2021 में नागालैंड के मोन जिले में 6 कोयला खनिकों की हत्या के आरोपी एक मेजर सहित 30 सैन्य कर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। ये इसके तहत पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट की यदि बात करें तो नागालैंड पुलिस ने मामला दर्ज किया था और आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया था, लेकिन अभियोजन की मंजूरी देने से इसमें इनकार कर दिया गया था। इसके अलावा मामलों के पंजीकरण के संबंध में भी व्यापक छूट बुनियादी मौलिक आधारों और न्याय तक
समान पहुंच का उल्लंघन कर सकती है। इसके अतिरिक्त यदि हम चर्चा करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जितने भी अशांत क्षेत्र हैं उसमें से कई सारे उदाहरण हैं जहाँ पर सुरक्षा और उग्रवाद के नाम पर निर्दोष लोगों को मार डाला जाता है या फिर जेल में डाल दिया जाता है या उनके अधिकारों का उल्लंघन भी कई बार किया जाता है। इस प्रकार विचार विमर्श और जांच प्रक्रिया अपनी टिप्पणियों में उपयुक्त हैं और उनके परिणाम स्वरूप जो विशेष प्रतिक्रिया है और जो विशेष अधिकार हैं, उनकी स्वतंत्रता है, उसकी सुरक्षा के बीच संतुलन भी बनेगा। तो ये सारे इसमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपको समझना ज़रूरी है स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो चलिए अब इसी के साथ आपने जब मुद्दे को समझ लिया तो इसमें दिए गए एक प्रश्न को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, आप एक बार प्रॉपर क्वेश्चन को रीड कीजिए, कोशिश कीजिए कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं वो एक बार नोट डाउन कर लें। आप पहले आंसर का एक बॉडी तैयार कीजिए रफली कि आप इसमें क्या क्या लिखेंगे, उसके बाद आंसर लिखना शुरू कीजिए। घर पे बैठ के आप इस प्रश्न का आंसर लिखने का प्रयास ज़रूर कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आज के सेशन में हमने जितने भी एडिटोरियल्स डिस्कस किए वो आपको प्रॉपरली समझ में आया। लेकिन जाने से पहले आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 26 नवंबर को आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित हो रहा है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। आप अनअकैडमी के वेबसाइट पे जाके इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और साथ ही कई सारे प्राइजेस मैकबुक और लैपटॉप्स भी जीत सकते हैं स्टूडेंट्स। साथ ही अगर आप 2025 का टारगेट कर रहे हैं तो आपके अभ्यर्थी बनने का जो सफ़र है, उससे अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफ़र जो है उसमें हम आपके साथ खड़े होंगे। तो स्टूडेंट्स आप देर मत कीजिए क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास है। इसके तहत अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें प्रिया 30 एज अ रेफरल कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें ऑप्शनल बैचेस भी हैं और EMI ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप सेशन पसंद आया। आगे इसी तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप सभी के लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर लिखिए और साथ ही मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप जो है सेशन से रिलेटेड हर एक टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। नमस्कार।